एक नए और बेहद रोचक गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो हर स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले की जिंदगी का एक अनदेखा हिस्सा है। हाँ, और लोग अक्सर इस पर ध्यान नहीं देते। बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ऐप में स्क्रॉल करते वक्त अचानक से स्क्रीन अटकने लगे, या एनिमेशन रुक रुक कर चले। जिसे टेक्निकल भाषा में फ्रेम ड्रॉप्स या जैंकी स्क्रोलिंग कहते हैं। हाँ, ये बहुत आम समस्या है। वही तो। इस परेशानी की शुरुआत अक्सर कोड के एक ऐसे हिस्से से होती है जिसे रोज देखा जाता है, पर मतलब उसकी अहमियत छिप जाती है। ऐप का विजुअल आर्किटेक्चर। सही कहा। ऐप दिखती कैसी है और चलती कैसी है, दोनों इस पर निर्भर करते हैं। आज हम एंड्रॉयड इंटरफेसेस को डिजाइन करने के तरीकों की गहराई में उतरेंगे। खासकर दो सबसे प्रमुख लेआउट ऑप्शंस के बीच का अंतर समझेंगे, जो हैं कंस्ट्रेंट लेआउट और लीनियर लेआउट। और इस गहन चर्चा के लिए जो मुख्य सोर्स मटेरियल हमने चुना है वो है आर्किटेक्टिंग एंड्रॉयड इंटरफेसेस कंस्ट्रेंट लेआउट वर्सेस लीनियर लेआउट नामक एक बेहद डिटेल्ड व्हाइट पेपर। हाँ, और इस गहन विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में विजुअल्स को बेहतर और फंक्शनल कैसे बनाया जाए। इन दोनों लेआउट ऑप्शंस का सही इस्तेमाल ऐप की परफॉर्मेंस को कितना बढ़ा सकता है, जो कि आज के समय में सबसे जरूरी चीज है। एकदम। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी घर को बनाने के लिए एक नक्शा मतलब ब्लूप्रिंट जरूरी होता है, वैसे ही एक ऐप के लिए लेआउट जरूरी है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा खोल कर समझते हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि यूआई या यूजर इंटरफेस ऐप डेवलपमेंट का सिर्फ एक डिजाइन हिस्सा नहीं है, ये एक पूरी रेंडरिंग पाइपलाइन को मैनेज करने का खेल है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर ये लेआउट्स होते क्या हैं? अगर व्हाइट पेपर के हिसाब से देखें तो एंड्रॉयड में लेआउट किसी भी यूजर इंटरफेस का विजुअल स्ट्रक्चर तय करता है, चाहे वो पूरी एक्टिविटी हो या एक छोटा सा ऐप विजिट। और इसके टेक्निकल डिटेल्स में जाएं तो ये व्यू और व्यू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स की एक हायरार्की से बनता है, एक सीक्वेंस होता है। बिल्कुल, और हर लेआउट फाइल एक XML फाइल होती है जिसे सिस्टम की res/layout डायरेक्टरी में रखना अनिवार्य होता है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ कोडिंग नहीं है ना? वही तो, XML फाइल का डायरेक्टरी में होना और व्यू ग्रुप का स्ट्रक्चर ये ऐप की नींव है। ये सिस्टम को बताता है कि कौन सी चीज कहाँ दिखेगी। और इसी नींव को समझने के लिए हमें सबसे पहले एंड्रॉयड के सबसे पुराने साथी की तरफ देखना होगा, जो कि लीनियर लेआउट है। जो कि अपने नाम की तरह ही बिल्कुल लीनियर और सीधा है। सही कहा। सोर्स डॉक्यूमेंट बताता है कि लीनियर लेआउट सबसे सरल और आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला लेआउट है। ये एलिमेंट्स को एक सीधी लाइन में रखता है, या तो वर्टिकल मतलब एक के नीचे एक, या फिर हॉरिजॉन्टल एक के बगल में एक। और इसके लिए एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट होता है। एंड्रॉयड गोलन ओरिएंटेशन एट्रीब्यूट के जरिए इसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल सेट किया जा सकता है। और ये बहुत ही बेसिक जरूरतों के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर एक एनालॉजी से समझें तो ये बिल्कुल किताबों को एक के ऊपर एक रखने या एक लाइन में सजाने जैसा है। बहुत प्रिडिक्टेबल है। हाँ, प्रिडिक्टेबिलिटी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके कुछ और जरूरी एट्रीब्यूट्स भी हैं, जैसे लेआउट अंडरस्कोर वेट। हाँ, वेट ये तय करता है कि एक व्यू को दूसरे व्यू के मुकाबले कितनी जगह मिलेगी, है ना? बिल्कुल। अगर दो बटन्स हैं और दोनों को बराबर जगह देनी है तो दोनों का वेट इक्वल सेट कर दिया जाता है। और एक और एट्रीब्यूट का जिक्र है, एंड्रॉयड कोलन ग्रेविटी। इस एट्रीब्यूट से ये तय होता है कि एक चाइल्ड व्यू अपने पेरेंट लेआउट के अंदर कहाँ स्थित होगा। जैसे टेक्स्ट को सेंटर में रखना हो या राइट साइड में पुश करना हो। सिंपल बटन स्टैक्स या लॉगिन स्क्रीन्स जहां सिर्फ एक लोगो और दो टेक्स्ट फील्ड्स होते हैं, वहां लीनियर लेआउट बहुत अच्छा काम करता है। पर हर चीज इतनी सरल तो नहीं होती, इसके नुकसान भी तो होंगे। वहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है। जब डिजाइन कॉम्प्लेक्स होता है तो लीनियर लेआउट्स के अंदर और लीनियर लेआउट्स डालने पड़ते हैं, जिसे नेस्टिंग कहते हैं। ओह, नेस्टिंग। एक के अंदर एक लेआउट, फिर उसके अंदर एक और लेआउट। सही पकड़ा। एक वर्टिकल लेआउट के अंदर हॉरिजॉन्टल, उसके अंदर फिर से वर्टिकल। इस डीप हायरार्की से ऐप की परफॉर्मेंस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मतलब सिस्टम को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा। सिस्टम को हर एक नेस्टेड व्यू को मेजर करना पड़ता है, और अगर लेआउट अंडरस्कोर वेट का इस्तेमाल हो रहा है तो सिस्टम को 2 बार मेजरमेंट करनी पड़ती हैं। 2 बार,
एक ही एलिमेंट के लिए। हाँ, पहली बार बिना वेट के जगह नापने के लिए और दूसरी बार वेट्स के हिसाब से बची हुई जगह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जब ये नेस्टिंग के साथ जुड़ता है तो कैलकुलेशंस एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती हैं। इसका मतलब है रेंडर होने में टाइम लगेगा और वहीं से लैगी स्क्रोलिंग शुरू होगी। बिल्कुल, इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी खत्म हो जाती है और यूआई थ्रेड ब्लॉक होने लगता है। इससे एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है कि आखिर परफॉर्मेंस को बिना गिराए कॉम्प्लेक्स यूआई कैसे बनाया जाए। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसी सवाल के जवाब में कंस्ट्रेंट लेआउट सामने आया, जो कि एंड्रॉयड स्टूडियो 2.2 के साथ लाया गया था। एक बहुत बड़ा शिफ्ट था ये। सोर्स डॉक्यूमेंट में इसे काफी डिटेल में समझाया गया है। इसकी मुख्य विशेषताएं काफी अलग हैं। सबसे बड़ा बदलाव था इसकी फ्लैट व्यू हायरार्की। फ्लैट हायरार्की का मतलब बिना नेस्टिंग के कॉम्प्लेक्स लेआउट्स बनाने की सुविधा है ना। सही कहा, एक ही लेवल पर सारे व्यूज को अरेंज कर दिया जाता है। एक व्यू के अंदर दूसरा व्यू डालने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें एक और जबरदस्त फीचर है, फ्लेक्सिबल पोजिशनिंग। व्यूज को पेरेंट लेआउट, दूसरे व्यूज या इनविजिबल गाइडलाइंस के आधार पर पोजीशन किया जा सकता है। और इसी वजह से ये इतना पावरफुल है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो फ्लैट हायरार्की का सीधा असर रेंडर टाइम्स पर पड़ता है। सिस्टम को व्यूज रेंडर करने में, मतलब स्क्रीन पर दिखाने में कम समय लगता है। एकदम, मेजर पास के दौरान सिस्टम को उन डीप नेस्टेड ट्रीज में नहीं जाना पड़ता। एक फ्लैट इक्वेशन सॉल्व होती है और सब कुछ तेजी से रेंडर हो जाता है। यही कारण है कि कंस्ट्रेंट लेआउट परफॉर्मेंस को काफी सुधार देता है। एक फीचर जो मुझे बड़ा रोचक लगा व्हाइट पेपर में, वो है बैरियर। बैरियर बहुत ही कमाल का फीचर है डायनामिक कंटेंट के लिए। ये काम कैसे करता है? थोड़ा टेक्निकल लगता है सुनने में। ये कई व्यूज की पोजीशन के आधार पर कंस्ट्रेंट्स बनाता है। मान लीजिए 2 टेक्स्ट व्यूज साइड बाय साइड है। अब अलग अलग लैंग्वेजेस में टेक्स्ट की लंबाई बदल सकती है। हाँ, ट्रांसलेशन में टेक्स्ट लंबा या छोटा हो ही जाता है। तो एक बैरियर उन दोनों व्यूज के एंड पर लगाया जा सकता है। बैरियर हमेशा देखेगा कि सबसे लंबा टेक्स्ट कहाँ खत्म हो रहा है और अपने आप को वहां शिफ्ट कर लेगा। और फिर आगे के एलिमेंट्स उस बैरियर से आज हो सकते हैं ताकि ओवरलैप ना हो। ये सच में बहुत काम की चीज है। बिल्कुल, और उसके साथ ही चेन्स का फीचर भी आता है। चेन्स, व्यूज की एक चेन बनाना जो एक तय तरीके से स्पेस शेयर करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे लीनियर लेआउट में वेट काम करता था। सही पकड़ा, पर चेन्स फ्लैट हायरार्की में काम करती है बिना परफॉर्मेंस गिराए। आप व्यूज को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और उन्हें बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसमें एनिमेशन और रिस्पॉन्सिव डिजाइन का सपोर्ट भी बहुत सॉलिड है। मोबाइल को घुमाने पर, यानी स्क्रीन ओरिएंटेशन चेंज होने पर, ये बहुत स्मूथली अडैप्ट कर लेता है। अलग अलग स्क्रीन साइजेस पर भी ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। लेकिन हर नई टेक्नोलॉजी के कुछ नुकसान या चैलेंजेस तो होते ही हैं। इसे सीखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना। छोटे और सिंपल डिजाइन्स के लिए जहां एक बेसिक वर्टिकल लिस्ट चाहिए, वहां पूरा कंस्ट्रेंट लेआउट लगाना फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? एक डेवलपर को कौन सा लेआउट चुनना चाहिए? दोनों ही अपनी अपनी जगह सही लगते हैं। दोनों का अपना अलग महत्व है। दोनों के बीच एक संतुलन होना चाहिए। अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें जो सोर्स डॉक्यूमेंट में दी गई हैं, तो लीनियर लेआउट का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए? सिंपल डिजाइन, प्रिडिक्टेबल लेआउट और मिनिमल ओवरहेड जहां जरूरी हो, जहां नेस्टिंग की जरूरत ना पड़े, वहां लीनियर लेआउट बेस्ट है। और कंस्ट्रेंट लेआउट वहाँ जहाँ कॉम्प्लेक्स यूआई हो, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की सख्त ज़रूरत हो और डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव बनाना हो। एकदम सही। सबसे बड़ा नियम जो डॉक्यूमेंट बार बार हाईलाइट करता है वो है नेस्टिंग से बचना। एक के अंदर एक लेआउट डालने से जितना बचा जाए उतना अच्छा। और कंस्ट्रेंट लेआउट में स्पेसेस और डायनामिक कंटेंट को मैनेज करने के लिए गाइडलाइंस और बैरियर्स का खूब इस्तेमाल करना चाहिए। एक और बेस्ट प्रैक्टिस जिसका डॉक्यूमेंट में जिक्र है वो है एंड्रॉयड स्टूडियो के लेआउट एडिटर टूल का इस्तेमाल। हाँ, पुराने डेवलपर्स शायद एक्सएमएल कोड हाथ से लिखना पसंद करते हैं, पर लेआउट एडिटर के साथ कंस्ट्रेंट लेआउट डिजाइन करना बहुत विजुअल और आसान हो जाता है। वो टूल डिजाइन को विजुअलाइज करने में सच में बहुत मदद करता है। कंस्ट्रेंट्स को ड्रैग और ड्रॉप करके सेट किया जा सकता है। हालांकि एक्सएमएल की समझ होना फिर भी जरूरी है। और एक बात और, हर अलग अलग स्क्रीन साइज और रेजोल्यूशन पर लेआउट को टेस्ट करना हमेशा जरूरी है। सिर्फ एक स्क्रीन पर अच्छा दिखना काफी नहीं है। बिल्कुल, टेस्टिंग से ही पता चलता है कि कंस्ट्रेंट्स सही तरीके से अलग अलग डिवाइसेस पर अडैप्ट कर रहे हैं या नहीं। सोर्स मटेरियल के FAQ सेक्शन में एक बहुत दिलचस्प सवाल था, क्या दोनों लेआउट्स को एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है? ये सवाल बहुत आम है और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर लीनियर लेआउट डाला जा सकता है। हाँ, पर वही बात आती है कि संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है।
अगर एक कॉम्प्लेक्स स्क्रीन में एक छोटा सा लीनियर हिस्सा है तो कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर एक सिंपल लीनियर लेआउट डालना परफेक्टली फाइन है। लेकिन अगर उसके अंदर वापस से नेस्टिंग शुरू कर दी तो फिर परफॉर्मेंस इश्यूज वापस आ जाएंगे। सही कहा। कोर लॉजिक यही है कि हायरार्की को फ्लैट रखना है। तो आज के इस गहन विश्लेषण को समेटने का वक्त आ गया है। दोनों लेआउट्स को समझना किसी भी शानदार और तेजी से चलने वाले एंड्रॉयड एप्लीकेशन को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और ये साफ होता है कि किसी ऐप का डिजाइन करना सिर्फ उसको सुंदर बनाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बैकग्राउंड में उसकी प्रोसेसिंग स्पीड को बेहतर रखना, सिस्टम पर लोड कम करना, ये सब भी डिजाइन का हिस्सा है। ये चर्चा उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो डिजिटल प्रोडक्ट्स के पीछे की इंजीनियरिंग और डिजाइन लॉजिक को समझना चाहते हैं, वो भी बिना किसी टेक्निकल ओवरलोड के। एक परफॉर्मेंट ऐप बनाना एक कला भी है और साइंस भी, और कंस्ट्रेंट लेआउट जैसे टूल्स इस प्रोसेस को नए लेवल पर ले जाते हैं। लेकिन इस सब के बीच एक नया विचार दिमाग में आता है, एक ऐसा सवाल जो सीधे तौर पर डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा है पर इस दिशा में सोचना मजबूर जरूर करता है। कैसा सवाल? देखिए, आज हम कंस्ट्रेंट लेआउट में मैन्युअली कंस्ट्रेंट्स तय करके स्क्रीन साइजेस को अडेप्ट कर रहे हैं, XML फाइल्स लिख रहे हैं, बैरियर्स और गाइडलाइंस सेट कर रहे हैं। हाँ, ये सब मैनुअल काम तो अभी हो ही रहा है। लेकिन सोचिए, जिस तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है, क्या आने वाले कल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पूरी XML लेआउट हायरार्की को समझकर खुद ब खुद काम नहीं कर लेगा? मतलब AI खुद ही लेआउट्स बना देगा? हाँ, क्या AI डिवाइस के हिसाब से सबसे ऑप्टिमाइज्ड लेआउट तय नहीं कर लेगा? क्या भविष्य में हमें स्क्रीन ओरिएंटेशन के लिए मैन्युअली कंस्ट्रेंट्स बनाने पड़ेंगे या AI हमारे विजुअल डिजाइन को देखकर खुद ही पीछे का फ्लैट हायरार्की कोड लिख देगा? ये तो सच में एक सोच विचार करने योग्य सवाल है। अगर AI ये फ्लैट हायरार्की और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस खुद हैंडल करने लग गया तो इंटरफेस इंजीनियरिंग का पूरा नजारा ही बदल जाएगा। वही तो, ये एक ऐसी दिशा है जो आने वाले समय में UI डेवलपमेंट को पूरी तरह से रीडिफाइन कर सकती है। और इस उत्सुकता जगाने वाले विचार के साथ हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है इस गहन विश्लेषण से एंड्रॉयड लेआउट्स के पीछे की दुनिया को समझने में मदद मिली होगी। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।